सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, वेद विचार प्रवाह में हम दूध के गुण धर्म, उनका उपयोग, इस पर विचार कर रहे हैं। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे आगे, वो दुग्ध विचार, इसका चतुर्थ भाग है, चौथा भाग है, चौथा पाठ है। देखिए, पिछले व्याख्यानों में हमने गाय, भैंस और बकरी, इनके जो दूध हैं, इनके गुण धर्म आचार्यों ने क्या बताए, इन पर विचार किया। अब हम विचार करेंगे कि दूध सामान्यतया 2 बार निकाला जाता है, अर्थात पशु के शरीर से हम 2 बार दूध लेते हैं। कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जो आधुनिक गायें आई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दूध है, 3 बार 4 बार भी निकाल लेते हैं, लेकिन सामान्यतया एक प्रातःकाल एक सायंकाल का नियम है। तो उसके बारे में आचार्यों ने लिखा है। भाव मिश्र, जिनकी पुस्तक है भाव प्रकाश, उन्होंने लिखा है कि प्रातःकाल और सायंकाल के दूध के गुणों में भी अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, और क्यों है? और वो बात फिर जब पहली बार जब मैंने पढ़ी, आज से कुछ वर्ष पहले, तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बहुत लोगों को बताया, फिर लोगों ने उसका उपयोग उसी के अनुसार किया। विज्ञान सम्मत बात है, सृष्टि सम्मत बात है। क्या लिखा कि प्रभात काल का दूध कैसा है? प्राय प्रभातिकम क्षीरम गुरुविष्टम शीतलम रात्र्या सोमगुणत्वाच्च व्यायाम अभावतस्तथा। प्रायः शब्द का प्रयोग किया है, यानी 100% ये बात नहीं है। प्रायः का मतलब बाहुल्येन, बहुलता से प्रातःकाल का जो दूध है उसमें ये गुण होते हैं। क्या? प्रायः प्रभातिकम क्षीरम, प्रायः करके बहुलता से जो प्रभात काल का जो दूध है वो गुरु, वो भारी होता है, वो पचने में भारी होता है। इसका मतलब सायंकाल का, दोनों की तुलना है, सायंकाल का सुपाच्य है और प्रातःकाल का गुरु है, या दुष्पाच्य भी। जिनकी जठराग्नि मंद है उनके लिए दुष्पाच्य हो गया, जिनकी जठराग्नि सम है उनके लिए गुरु है, और जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, तो सामान्यतया मनुष्यों की जठराग्नि कैसी होनी चाहिए उसकी दृष्टि से विचार किया गया। तो प्रातःकाल का दूध भारी होता है पचने में। आगे क्या का भारी है? तो विष्टम्भी। विष्टम्भी क्या होता है? जो शरीर में जड़ता पैदा करे। जैसे भैंस का दूध है वो विष्टम्भी होता है, वो जड़ता पैदा करता है, क्योंकि उसमें शीतलता बहुत होती है, कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो विष्टम्भी मूल शब्द है स्तंभ, ये तो सब समझते हैं, स्तंभ कहते हैं खंबे को। खंबा क्या होता है? खड़ा रहता है, उसमें हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं होती, तो वी उपसर्ग लगा दिया और स्तंभ जिसमें है उसको स्तंभी कह दिया। तो अर्थात ये जड़ता पैदा करने वाला है। आप देखोगे आलस है, शरीर रुका हुआ है, कम काम कर रहे हैं, उठते हैं तो कई देर लगती है उठने में, और प्रातःकाल उठने में तो और ज़्यादा। जब आपको कुछ देर हिलडुल कर लेंगे, गर्मी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तब शरीर को कहते अब भी खुला है, नहीं तो खुलता नहीं है, कई देर लगती है। विष्टम्भ का मतलब ये है कि शरीर में
जड़ता, लचीलेपन का अभाव होना, चलायमान होना चाहिए शरीर हमारा, गतिशीलता उसमें होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए। ये भारी हो जाता है तो ये दूध क्या करता है, विष्टंभ पैदा करता है, प्रातःकाल का दूध, और भारी होता है। फिर शीतलम, ये शीतल होता है प्रातःकाल का दूध, किसकी अपेक्षा, सायंकाल का जो दूध है, प्रदोष काल का जो दूध है, उसकी अपेक्षा ये शीतल होता है। तो अब उसी के अनुसार देखेंगे, जिनकी पित्त प्रकृति है वो प्रातःकाल का दूध लें, जिनकी कफ की प्रकृति है वो प्रातःकाल का दूध न लें। क्यों, वो गुरु है, वो विष्टंभी है, और कफ की प्रकृति है तो और जड़ता पैदा करेगा। जिनके जोड़ों में दर्द हैं, जिनको कफ ज़्यादा होता है, ऐसे लोग ध्यान रखें इसको, ये न लें, शीतल होता है। क्यों, अब कारण बताते हैं कि ये गुरु क्यों है, विष्टंभी क्यों है, शीतल क्यों है। ये तीनों एक तरह से इसके मलिन पक्ष हैं, उज्ज्वल पक्ष नहीं हैं, यानी दोष हैं समझिए प्रातःकालीन दूध के। क्यों, रात्र्या सोम गुणत्वाच्च व्यायाम अभावतस्तथा। रात्रि क्या है, सोम गुणी है। मैंने बताया था ना, रात्रि का देवता चंद्रमा, दिन का देवता सूर्य। तो रात्रि जो है वो सोम गुण वाली है। चंद्रमा क्या है, शीतलता देता है, कफ की वृद्धि करता है। आप देखो ना, पूरे दिन भर आप कितना काम करके आते हो, सो जाते हो, और प्रातःकाल शरीर कैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिन भर में जो आपका कफ खर्च हुआ, शरीर की धातुएं खर्च हुई, थकान हुई, रात्रि और निद्रा दोनों मिलकर के क्या करते हैं, शरीर का पोषण करती हैं। शरीर में जो क्षीणता आई उसका यानी मरहम पट्टी कर देती हैं, ताज़ा करती हैं, ताज़ा करके भेजती हैं मनुष्य को। देखो आप, तो रात्रि सोम गुण वाली है, चंद्र गुणी है, इसलिए दूध में भी सोम का गुण आ जाएगा। कफ की वृद्धि होगी, शीतलता होगी, शीतलता जड़ता पैदा करती है, तो इसलिए। और क्या लिखा, व्यायाम अभावत है। पशु रात को कहीं घूमता फिरता नहीं, जाता नहीं, सोता है, बैठा ही रहता है, व्यायाम का अभाव होता है रात्रि में। तो पशु रात्रि को व्यायाम नहीं करता। रात्रि जो है वो सोम चंद्र के गुण वाली है, इसलिए रात्रि भर में जो पशु बैठा, उस समय जो उसके शरीर की धातुओं से दूध बना, जो प्रातःकाल हमने निकाला, वो दूध गुरु होगा, विष्टंभी होगा, जड़ता पैदा करेगा और शीतल होगा। तो इसलिए प्रातःकाल के दूध लेने से पहले इनके इस पक्ष को, जो इसका थोड़ा सा उज्ज्वल पक्ष नहीं है, मलिन पक्ष है, उसकी तरफ ध्यान दें। तो कई बार होता है ना, देखो हम तो दूध तो लेते हैं जी, पता नहीं हमें क्यों हो गया, उसको क्यों नहीं हुआ, उन औरों को तो कुछ नहीं हुआ। भाई शरीर की प्रकृति अलग अलग है। एक तो बालक दूध पिए, एक शिशु दूध पिए, एक लड़का दूध पिए, एक युवा दूध पिए, एक प्रौढ़ पिए, एक वृद्ध पिए, तो अलग अलग प्रकृति है। और फिर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, तो अवस्था के अनुसार प्रकृति बताई मैंने। व्यक्ति की अपनी भी तो प्रकृति होती है शरीर की, जो जीवन भर रहती है कि ये वात गुणी है, ये पित्त गुणी है, या कफ गुणी है, तो वो सब ध्यान देना है। आगे क्या कहा, अब जो प्रभात का हो गया, अब क्या कहा, जो सायंकाल दूध निकालते हैं, प्रदोष काल में जो दूध निकालते हैं, वो दूध कैसा है, दिवाकर अभितप्तानाम व्यायाम अनिल सेवनात् श्रमघनम वातनुच्चैव चक्षुष्यम चापराह्निकम। अपराह्निकम, दोपहर के बाद, सायंकाल 5, 6, 7 बजे, यानी सूर्यास्त के समय, गोधूली के समय, प्रदोष काल आरंभ होने से पहले जो दूध पशु से हम लेते हैं, वो दूध कैसा होता है, श्रमघनम, थकान को दूर करता है। देखो यहाँ गुण बताया, थकान को दूर करना गुण है, वहाँ क्या था,
भारी है, जड़ता पैदा करता है। यहाँ क्या कहा, श्रम घनम, कितनी बढ़िया चीज़ है। दूध हम क्यों पीते हैं सब लोग रात को, कि दूध पीने से थकान दूर हो जाती है, शरीर की पुष्टि होती है। तो क्या कहा, श्रम घनम, दिन भर जो हमने श्रम किया उससे हमारी शक्ति क्षीण हुई, उसको नष्ट करने वाला है ये सायंकाल का दूध। वात नुत्च, और वायु को दूर भगाएगा। सवेरे वाला क्या करेगा, वायु को बढ़ाएगा, शीतल है। शीतलता क्या है, जड़ता पैदा करती है, वायु उससे कुपित होती है। तो ये क्या है, सायंकाल का है, इसका मतलब शीतल नहीं है। शीतल नहीं है तो वायु को दूर करेगा, वायु नहीं होने देगा क्योंकि ये शीतल नहीं है। और चक्षुष्यम, नेत्र ज्योति के लिए अच्छा है। अब ये गुण है, यहाँ सारे वो चीज़ बताई, गुण बताएं इस दूध के, ये इसका उज्ज्वल पक्ष है। चक्षुष्यम, नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला है सायंकालीन दूध। तो देखिए, अब जो लोग दूध लेते हैं और जिन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि दूध जो है वो भी नेत्रों को प्रभावित करता है, वो इस बात को ध्यान से सुने और बताएं अपने मित्रों को, परिचितों को, परिवारजनों को कि भाई जिनको नेत्र विकार हैं, नेत्र से संबंधित कोई चीज़ है, तो वो सायंकाल का दूध लें, प्रातःकाल का दूध जो है उससे बचें। और जिसको सायंकाल का मिलता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं हो सकती, तो प्रातःकाल का लो, फिर लाभ है। लेकिन दोनों की जब तुलना करते हैं तो ये गुण है, चक्षुष्यम अपराह्निकम, ये कहा। अब ये जो श्रम, थकान को दूर करने वाला, शरीर की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करता है, वायु को दूर करता है, वात रोगों को दूर भगाता है, नेत्र ज्योति के हितकारी है। कहते क्यों, इसमें तर्क देते हैं। जैसे वहाँ क्या तर्क दिया था कि रात्रि सोम गुण वाली है, पशु व्यायाम नहीं करता। यहाँ क्यों कहते हैं, दिवाकर अभितप्ता नाम, पशु दिन में, दिवाकर कहते हैं सूर्य को, सूर्य की किरणों से संतप्त होता है। अर्थात दिन में पशु बाहर घूमने जाता है। पहले तो चारागाह होते थे, गायें भी घूम के आती थी, व्यायाम होता था, सूर्य की किरणें लगती थी उसके ऊपर। और सूर्य, भैंस तो सूर्य की किरणों में बैठ ही नहीं सकती, उसकी एक तो उसका रंग काला है, दूसरा वो जल का पशु है, तो वो हमेशा पानी में पड़ी रहती है। तो ये चीज़ है। तो कहा कि भाई पशु, कोई भी पशु हो, गाय है, भैंस है, बकरी है, तीनों की तुलना अलग हो चुकी। लेकिन जो पशु दिन में सूर्य की किरणों का सेवन करता है और क्या करता है, व्यायाम, वो दिन भर चलता है, व्यायाम करता है, पानी पीने बाहर जा रहा है, घूमने जा रहा है, अनिल सेवनात्, और ताज़ा हवा का सेवन करता है। जब बाहर जाएगा, घूमेगा, और रात को क्या करेंगे, उसको बाड़े में जहाँ भी उसको बैठाते हैं उतने स्थान पे पशु बैठा रहेगा, तो उसको ताज़ा हवा नहीं मिलेगी, केवल वहीं की हवा मिलेगी। जैसे हम और आप हैं, प्रातः सायं भ्रमण करने जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं वहाँ सीमित हवा है, रात्रि को जहाँ सोते हैं वहाँ सीमित हवा है। लेकिन प्रातः सायं क्यों जाते हैं, अब विशेषकर प्रातःकाल, क्योंकि रात्रि भर सब शांत होता है, कोई प्रदूषण, वायु का प्रदूषण जिसमें ध्वनि भी है, गैसें भी हैं, धूल मिट्टी भी है, किसी प्रकार का नहीं है, सारी रात सब शांत हो गया था, तो वो ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन प्रातःकाल नहीं घूम पाते तो हम शाम को भी घूम लें। कमरे में बंद रहने से तो सायंकाल भ्रमण भी अच्छा है। तो दिन में पशु सूर्य की किरणों का सेवन करता है, घूमता फिरता है, उसका व्यायाम हो जाता है और ताज़ा हवा का सेवन करता है। और रात्रि को सूर्य नहीं मिलता, उसको व्यायाम नहीं कर पाता, और ताज़ा हवा जितनी दिन में मिलती है उतनी नहीं मिलती रात को। इसलिए प्रातःकाल जो दूध निकला रात्रि के शरीर से वो इतना गुणकारी नहीं है, और जो सायंकाल का दूध है वो इसलिए गुणकारी है। ये कहा। अब क्या कहा, पयो अभिसंधि गुरु आमम। अब प्रातः और सायंकाल के दूध के विचार कर लिया। अब हम दूध पर विचार करते। एक होता धारोष्ण, हमने आरंभ में बताया था, धारोष्णम पयः रसायनम अमृतोपमम, ऐसा लिखा था। धारोष्ण दूध, सीधी जो धार निकल रही है उसमें जो
पशु के शरीर की गर्मी है, उससे वो गर्म है। जब तक वो गर्म रहता है, यानी निकलने ते यहाँ NDRI है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, वो एशिया की बहुत बड़ी चीज़ है करनाल में। तो वहाँ के वैज्ञानिकों से लगभग 15-18 साल पहले बात हुई, तो उनसे बात कर रहा था इस बारे में। तो दूध, तो उन्होंने बताया, मैं कहा दूध बड़ी जल्दी ख़राब होता है। बोले डॉक्टर साहब, दूध जिस समय स्तन से अलग हो गया, किसी का भी है, जब वो अपने स्थान से अलग हो गया, दुनिया में विकृत होने वाली वस्तुओं में एक है ये, जो बहुत जल्दी से जल्दी विकृत होती हैं, दूध उनमें से एक है। जब वहाँ से निकला, वो तुरंत विकृति को प्राप्त हो जाता। इसलिए आपने देखा होगा, इसको उबालते हैं, पास्चराइज करते हैं, या इसमें कुछ कुछ डालते हैं, कुछ तो इसमें मीठा सोडा डाल करके ऐसे ऐसे तरह तरह करके रखे। ये जो थैलियों में बिक रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कैसा दूध है आप लगा लीजिए। कब का रखा है, कल का दूध है, आज बिक रहा है, आज ला के दुकानदार ने फ्रीजर में रख दिया, वो कल तक बिकेगा, परसों तक बिकेगा। वो क्यों रुका हुआ? उसके साथ कोई प्रक्रियाएं की गई, उनमें कुछ मिलाया गया है, कुछ न कुछ ऐसा किया गया है ना, तो वो गुण नहीं हो सकते। तो उन्होंने बताया कि इतनी जल्दी होता है। तो सबसे उत्तम दूध क्या है? धारोष्ण। इसके उदाहरण मैंने पहले दिए भी थे। लोगों को नहीं पता था इसके कितने लाभ हैं, लेकिन वो परंपरा से जानते थे कि भाई सीधा दूध पिला दो। तो जो दादा अपने पोते से प्यार करता था, जो चाचा अपने भतीजे से प्यार बहुत करता, जो पिता अपने पुत्र से, ज़्यादातर ऐसे थे भाई ये वंश चलाएँगे, कमा के लाएँगे, हैं। तो ऐसा एक था, क्योंकि उस समय तो खेतीबाड़ी पशुपालन ही सब कुछ था। तो उसी से आजीव को तुरंत वहीं पिला देते थे, और वो बच्चा पी करके बड़ी जल्दी तगड़ा हो जाता था। हमने भी वो पिया हुआ। तो तुरंत जैसे वहाँ से आया, पशुओं के यहाँ से घर आता, तो गर्म नहीं होता था पहले दूध, सीधा ही सबको वही दूध दे दिया जाता था। कौन गर्म करे, समय भी नहीं होता था, और वो मीठा बहुत लगता था। मुझे कब, आज से 50 साल पहले पिया होगा, उससे भी ज़्यादा पहले पिया होगा, लेकिन उसका स्वाद अब तक स्मृति में है। तो वो दूध जो है धारोष्ण सबसे उत्तम है, वो रसायन है और अमृतोपम, अमृत के समान है। वो बात हो गई। लेकिन अब मान लीजिए सामान्य लोगों को तो उपलब्ध नहीं है, हर एक को उपलब्ध नहीं है। तो क्या कहा, दूध जब हम लाते हैं, मान लीजिए कि धारोष्ण है, दूध था, अब वो शीतल हो गया, तो वो दूध कैसा? आमम, आम कहते हैं कच्चे शब्द को। जैसे ना आम आशय, हमारा जो स्टमक है उसका जो ऊपर का भाग है ना, ये जहाँ भोजन करते जाता है, उसको आयुर्वेद में आम आशय कहते हैं। आम मानी कच्चा भोजन, कच्चा रस, उसका आशय मानी स्थान, तो आम आशय उसका नाम। तो आम का मतलब होता है कच्चा। तो क्या कहा कि देखो दूध आमम, जो कच्चा दूध है, अर्थात धारोष्ण तो अब रहा नहीं, शीतल हो गया, लेकिन उबाला नहीं है, तो वो कच्चा रस, कच्चा दूध कहलाता है। वो कैसा होता है? आमम पयः अभिसंधि, वो अभिसंधि है। अभिसंधि मैंने बताया हुआ है कि जो हमारी रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ, जो शरीर में जलीय पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के रस हैं, जो शरीर का कार्य चला रहे हैं, वो सारे कार्य ठीक नहीं कर पाते, उनके कार्य में बाधा आती। उस बाधा को जो उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, उसका नाम अभिसंधि है। जैसे दही है, इसको अभिसंधि कहा है। जैसे नाली रुक जाती है, कई जम गई, पॉलीथीन आ गया, कुछ आ गया, काम नहीं, ऐसे तो रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ जितने भी हैं, जिनमें से किसी भी प्रकार के स्राव होते हैं, वो स्राव नहीं हो पाते ढंग से। तो कच्चा दूध पिएंगे तो वो ये विकार पैदा करेगा। गुरु, वो पचने में भारी होगा। धारोष्ण तुरंत पचना था, लेकिन ये क्या है? गुरु भारी है, ये पचेगा नहीं, देर से पचेगा। फिर क्या करें? कहते हैं उबालो। तो क्या लिखा है? श्रितम, उबाला हुआ दूध। कैसा है? लघुतरम, लघु नहीं कहा, लघुतरम। वो तो क्या था? आमम, गुरु भारी था, ये क्या लघु नहीं, लघुतरम। उबाल करके आप दूध का सेवन करेंगे तो वो लघु नहीं है, लघुतर है, अर्थात बहुत जल्दी पचेगा। किससे? कच्चे की अपेक्षा।
और कैसा है, अनभिसंधि, अभिसंधि नहीं है ये स्रोतों में है जी, जितने भी स्रोत हैं उन स्रोतों में ये रुकावट नहीं डालता, व्यवधान नहीं डालता। उबले हुए और कच्चे दूध में ये अंतर है। अब उबला हुआ दूध जो है वो रोगों की दृष्टि से, वात पित्त कफ की दृष्टि से कैसा है, अब ये बात करते हैं। श्रित उष्णम, उबाला हुआ, और एक उबाल के ठंडा कर दें और एक उबाल करके गरम गरम रखें, ये दो भेद हो गए उबले हुए के। उबाल दिया और गरम गरम सेवन कर रहे हैं, एक उबाल करके शीतल कर दिया उसका सेवन करते हैं। अंतर है ना, जैसे धारोष्ण था फिर शीतल हो गया था, अभी क्या उबल गया, तो उबल करके उष्णम जो गर्म है वो कफ वातघनम, कफ और वायु को दूर करेगा। तो गर्म चीज़ है, जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो कफ को सुखाती हैं, कफ जो कुपित हो जाता है उसको शांत करती हैं, कफ की वृद्धि नहीं होने देती गर्म चीज़ें। तो उबला हुआ दूध है, गरम गरम है, कफ के रोग जिनको हैं उनको आराम मिलेगा। वातघनम, अब वायु भी क्या है, शीतलता के कारण होती है, ये क्या है, गर्म है, तो इसलिए वायु का भी नाश करेगा। तो वायु क्या है, शुष्कता, रुक्षता का नाम है। तो दूध के अंदर क्या है, स्निग्धता है, मधुर रस है, ठीक है कि नहीं, और गर्म भी है। तो ये सारी चीज़ें वायु का नाश करती हैं। तो कफ और वायु को नष्ट करता है कौन सा, उबाल करके गुनगुना पी लिया जाए तो। और उबाल करके शीतल किया हुआ पित्तनुत, पित्त को दूर भगाएगा। पित्त किसका नाम है, गर्मी का नाम है। तो पित्त क्या है, जब आप दूध पिएंगे उसमें स्निग्धता है, मधुरता है और शीतलता है, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, पित्त का शमन करती हैं। तो उबाल करके शीतल किया हुआ जो दूध है वो पित्त को दूर करता है। उबाल करके गरम ले लिया जाए तो वो कफ और वायु को दूर करता है। एक अब 20 अगस्त से 20 अक्टूबर अनुमानित समय बताता हूँ मैं, ठीक है ना। पिछले साल व्याख्यानों में बताया भी था, शरद ऋतु आरंभ हो जाएगी। शरद ऋतु का मतलब क्या होता है, वर्षा के बाद की ऋतु और सर्दी से पहले की ऋतु, उसको शरद ऋतु कहते हैं। इसमें पित्त कुपित होता है, पित्त के रोग होते हैं। अभी डेंगू आएगा, चिकनगुनिया आएगा, अब भी लोग मिलते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, गला खराब रहता है, घर में ज़्यादातर बच्चों को, लोगों को, हमें खांसी हो रखी है, बुखार भी आ जाता है। अर्थात अब क्या हो गया, बादल छट गए हैं, धूप सीधी पड़ रही है और शरीर जो है उसको वर्षा ऋतु का अभ्यास है। त्वचा नमी के कारण कोमल हो चुकी है, एकदम सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर पा रही। और शरद ऋतु में स्वभाव से ही पित्त कुपित होता है, रक्त दूषित होता है, तो ये रोग होते हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है, कि पित्त जिसको बढ़ गया है, कुपित हो गया है, वो क्या करे। वो तो स्वभाव रूप से बताया था कि गर्म करके शीतल की हवा लेंगे तो पित्त का दोष बढ़ेगा नहीं। लेकिन जिसका दोष बढ़ चुका है उसको शांत करना है, तो क्या कहा, खंडेन सहितम दुग्धम, है जी, ये है सीता एलायुतम, ये कहा कि खांड डाल करके आप दूध पिएं तो क्या होगा, आपका पित्त शांत हो जाएगा। तो जिनको खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ जलन हो रही है, बार बार तंगी हो रही है, गर्मी नहीं है, सहन हो रही है, तो मैंने तो अभी भी बच्चों को कहा, मैंने कहा भाई ऐसे करा करो, जो है 11 बजे 1/4 दूध और 3 हिस्सा पानी, उसमें 1 चम्मच खंड मिला के वो पानी दे दिया करो। उससे क्या होगा कि खांड है वो पित्त का शमन करती है, दूध उसमें मिल गया वो भी पित्त का शमन करेगा। और जल पिएंगे तो जल खूब पीने से, शीतल जल पिएंगे तो उससे क्या होगा, पित्त का शमन होगा और लघु शंका भी ठीक आएगी, ज़्यादा आएगी। तो पित्त जो था वो लघु शंका के माध्यम से बाहर चला जाएगा। एक महीने का भी 4-1 बजे दे दिया करो, कभी कभी नींबू की शिकंजी ले लो। तो ऐसा यदि करेंगे तो लाभ होगा। तो
तो जिनको ये पित्त का दोष बढ़ जाता है शरद ऋतु में हैं, वो खांड डाल करके जो है इसको लेंगे तो वो और ज़्यादा लाभ देगा। अब देखो भाव प्रकाश में क्या लिखते हैं भाव मिश्र, खंडेन सहितम दुग्धम कफकृत पवनापहम। देखो क्या कहा, खांड डाल करके दूध का सेवन करेंगे तो कफकृत, कफ को बढ़ाएगा, अर्थात जिनके शरीर में रुक्षता है, रुक्षता का मतलब क्या है, वायु है, तरलता नहीं है, स्निग्धता चिकनाई नहीं है, कफ नहीं है, तो उनके कफ की वृद्धि करेगा ये कौन, खांड डाल करके दूध पिएंगे तो। और पवनापहम, पवन कहते हैं वायु को, वायु का अपहम उसको दूर करेगा, अर्थात वायु जिसके शरीर में रुक्षता है उसको हटाएगा। जैसा मेरा शरीर है जी, बहुत मैं घी दूध खाता हूँ तब जा कर के बात बनती है, बहुत मीठा खाता हूँ। कई बार बच्चे भी कहेंगे और लोग कहेंगे ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो गया। मैंने कहा रे शरीर भाई रूखा पड़ा, शरीर वात वृत्ति का, मेरा तो मुख भी जो है वो सूखा सा रहता है, बार बार कुछ पीना पड़ता है, लेना पड़ता है। सूखी सब्जियां लोग बहुत खाते हैं, मैं तो सूखी सब्जी खा ही नहीं सकता, मुंह रूखा है, या तो उसके साथ लस्सी हो तो लूँगा, ये चीज़। तो अपनी प्रकृति देखनी है। तो जिनके शरीर में कफ नहीं है और वायु है, वो खांड डाल करके दूध लेंगे तो वो दूध कफ की वृद्धि करेगा, कफकृत पवनापम, वायु को कम करेगा, वायु को दूर भगाएगा, अर्थात रुक्षता को कम करेगा। और वो मैंने बता ही दिया। तो करेगा क्या, इनको तो अभाव को कम करेगा, वायु को दूर भगाएगा और पित्त को शांत करेगा, ये बता दिया। अब क्या कहा कि देखो सीता शीतोपलायुक्तम, सीता किसे कहते हैं, खांड को और शुद्ध करके उसके अम्लता को निकाल करके बूरा बनाई जाती थी पहले। आजकल बूरा आती है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि व्यवसाय का समय है, लोग ग्राहकों की सोचते नहीं, तो चीनी पहले ही सफ़ेद है उसी को कुछ करके और शायद बूरा बना देते हैं। ऐसा सुनने में आया, मुझे भी जचती है बात, क्यों चीनी सस्ती है, बूरा तो बहुत महंगी है। और खांड को और शुद्ध कर करके और शुद्ध कर करके उसका अम्ल रस निकाल करके बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, खांड महंगी है चीनी की अपेक्षा, तो वो नहीं बनाने। तो खांड के बाद जो मीठा बनता है उसको बूरा कहते हैं, उसको सीता कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, सीता। तो बूरा डाल करके यदि दूध पिएंगे, या सीतोपल, सीता का उपल मानी पत्थर, जिसे आप क्या कहते हैं, मिश्री कहते हैं, तो वो और खांड को शुद्ध कर करके उसके अम्लता को निकाल दिया जाता है, मधुरता रह जाती है, तो वो गर्मी कम करती है। तो या तो मिश्री डालो या बूरा डाल करके जो दूध लेंगे वो दूध कैसा होगा, शुक्रलम, शुक्र को बढ़ाएगा, सातवीं धातु को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली धातुओं को सबको पुष्ट करेगा और अंत की धातु को भी पुष्ट करेगा। तो वो लिख दिया, इसका मतलब पहले वाली तो पुष्ट होंगी, नहीं तो कईयों की पहले वाली पुष्ट होती हैं। और मान लीजिए 1 लीटर रक्त है, उससे रस है, उससे रक्त कितना बनेगा भाई, इतनी मात्रा में बनेगा। रस का क्या बनेगा, रक्त, रक्त का क्या बनेगा, मांस, मांस का मेद, मेद का अस्थि, अस्थि, अस्थि की मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र। तो आप लगा लीजिए कितना कम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा कफ की वृद्धि करता है, धातुओं को पुष्ट करता है, तभी तो शुक्र बनेगा ना। त्रिमलापहम, वात पित्त कफ, तीनों प्रकार के मलों को ये शांत करता है। इतना उत्तम है ये दूध, वात पित्त और कफ तीनों को ये दूर कर देता है। अब गुड़ के बारे में बता देते हैं। सगुणम मूत्र कृत्स घनम, सगुणम, गुड़ डाल करके, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, इधर सारा मेरठ आदि का गन्ना बहुत होता है, तो वहाँ तो बहुत गुड़ खाया जाता है। किसान लोग जिनके यहाँ होता है गुड़ ही खाते हैं, दूध में भी डाल के, लस्सी दही में भी डाल के खाते हैं। तो कहता है गुड़ से युक्त जो दूध है, गुड़ डाल करके उबालना नहीं है। क्यों, गुड़ में अम्ल रस होता है, कुछ वो मसाला डालते हैं या जो भी फट जाता है, लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं, गुड़ के साथ खा लिया, बाद में मिला लिया। तो कहते हैं
गुड़ से युक्त यदि आप दूध लेंगे, मूत्र कृत्स्रगनम, जिनको मूत्र कठिनाई से आता है, सहज नहीं आता है, शरीर की मसाने की शुद्धि ठीक नहीं होती, तो वो गुड़ के साथ दूध का सेवन करें। पित्त श्लेष्मकरम, लेकिन ये क्या करेगा, पित्त बढ़ाएगा, क्यों, गुड़ में बहुत गर्मी होती है, अम्लता बहुत ज़्यादा होती है, तो पित्त को बढ़ाएगा। श्लेष्म, और क्या होगा, उसमें मिठास है और बहुत ताकत है, तो क्या होगा, श्लेष्मा, अर्थात कफ की वृद्धि करेगा यदि गुड़ के साथ उसका सेवन करेंगे तो ये माननीय सज्जनों, प्रातःकाल और सायंकाल के दूध में क्या अंतर था, गर्म और कच्चे दूध में क्या अंतर है, गर्म और गर्म होके शीतल में क्या अंतर है, मीठे 3 प्रकार के 4 प्रकार के, उनसे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, इस पर हमने विचार किया। तो आज का ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 हो।